हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये बोलता है कि आखिर ऑडिट का स्कोप क्या है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि ऑडिट के स्कोप के अंदर, स्कोप ऑफ ऑडिट, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। मतलब किस किस चीज को ऑडिट के स्कोप के अंदर कंसीडर किया जाता है और ऑडिट के स्कोप के अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं होती। देखिए, जब हम ये बात करते हैं, सबसे पहली बात तो स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी ऑडिटर आ रहा है तो वो कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है उसकी रेंज कितनी है, वो कितनी हद तक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस ले सकता है, कितना चेक कर सकता है। क्योंकि देखिए, कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है। मैं आपको बताता हूं, कंपनी के अंदर ना अलग अलग टाइप की ऑडिट होती है। सपोज एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी, और वो कंपनी कराना चाहती है अपना कॉस्ट ऑडिट। तो उसने कॉस्ट ऑडिटर को बुलाया। अब कॉस्ट ऑडिटर का काम क्या है? कॉस्ट ऑडिटर का काम है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगी उसकी ऑडिट करना, कि क्या ये कॉस्ट जो कंपनी बता रही है इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने रुपए की कॉस्ट लगी है, क्या सच में यही कॉस्ट लगी है, इस चीज की ऑडिट। वो इसके अलावा बाकी दूसरी चीजों में घुसता नहीं है, कंपनी के अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं जाता है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एक कंपनी ये वॉच बनाती है, घड़ी बनाती है। अब कोई ऑडिटर आया इस कंपनी के अंदर, वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, और उसने पूछा कि भैया इस वॉच को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। कंपनी ने बोला कि इसको बनाने में 100 रुपए लगे। बोला कैसे लगे? बोला 10 रुपए का तो रॉ मटेरियल हुआ, 10 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुआ, 10 रुपए का एम्प्लॉय जो लेबर लगा हुआ था उसका खर्चा आ गया, फिर 10 रुपए का इसके अंदर एक सेंसर डाला गया वो लग गया, फिर 10 रुपए का इसके ऊपर कोटिंग करी गई है उसका खर्चा आ गया। तो ऐसे करके 100 रुपए लग गए। अब उस कॉस्ट ऑडिटर का काम क्या है कि वो उस कंपनी से बोलेगा आप पहले तो मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसके अंदर ये प्रूव हो रहा है कि हाँ 100 रुपए खर्च हुए। अब आपने मेरे को बताया कि रॉ मटेरियल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लेबर का खर्चा। अब इनको प्रूव करने के लिए कि रॉ मटेरियल 10 का ही लगा, इसके बिल लेकर आ जाइए। वो क्या कर रहा है? वो ये बोल रहा है कि मैं आया हूं ऑडिट करने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, कॉस्ट की ऑडिट करने आया हूं। अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, मैं सिर्फ, मेरा स्कोप फिक्स हो गया कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जहां जहां जो जो कॉस्ट लगी, मैं सिर्फ उस एरिया की ऑडिट करूंगा। इसके अलावा मैं कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट्स को नहीं देखूंगा। अब सपोज करिए कंपनी के अंदर आया कोई ऐसा बंदा जो कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट करेगा। उसका स्कोप क्या हो गया? उसका स्कोप डिसाइड हो गया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करूंगा। मेरा स्कोप ये है। मैं कंपनी के अदर नॉन फाइनेंशियल जो चीजें होंगी उनको मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करने के लिए बुलाया गया हूं। स्कोप का मतलब हो गया कि ऑडिटर जो है उसको कितनी रेंज तक पावर दी गई है कि आप कितनी हद तक कौन कौन से डिपार्टमेंट को या किस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्सन कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट करने आया तो उसका आखिर स्कोप होगा क्या? और एग्जाम में क्वेश्चन फाइनेंशियल ऑडिट से रिलेटेड ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट की, तो 3 पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। सर वो कौन कौन से 3 पॉइंट है? इसको अगर मैं समराइज्ड फॉर्म में बोलूं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, समराइज्ड फॉर्म में बोलूं तो सबसे पहला आता है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो, इंक्लूजन में सबसे पहले आया ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी। अब ऑल एस्पेक्ट्स में मतलब क्या है कि मैं कंपनी के अंदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट करने के लिए आया हूं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन है वो उसको मैं पूरा कवर करूंगा, उसको मैं पूरा कवर करूंगा। तो स्कोप के अंदर जो सबसे पहला इंक्लूजन आता है वो आता है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? ऑल एस्पेक्ट, क्या ऑल एस्पेक्ट का मतलब यह है, आप एक चीज बताइए, मैं एग्जांपल में पूछता हूं कि एक एबीसी कंपनी है, मिस्टर एक्स नाम का ऑडिटर उस कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए आया। उसने देखा कि एबीसी कंपनी की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर जो दीवारें हैं उनमें क्रैक आ गए हैं और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है। क्या आप ये बोलोगे कि स्कोप ऑफ ऑडिट तो बोलता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी को चेक करना, तो क्या वो ऑडिटर इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को चेक करेगा? जी नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी तो हम ये क्लियर करते हैं कि ऑडिटर कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए आया है। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो ऑल एस्पेक्ट्स हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वो चेक करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब सपोज करिए कि एक पर्सन, एक ऑडिटर कंपनी के अंदर जब ऑडिट करने गया, एक ऑडिटर जब कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए गया और कंपनी ने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सपोज करो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है कि कंपनी ने ये मटेरियल इस डेट पे उस पर्टिकुलर पार्टी को इतने रुपए में सेल किया। क्या ऑडिटर सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को पढ़कर भरोसा कर लेगा? वही बोलेगा अच्छा कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है इस तारीख को ये सेल हुआ, ठीक है हुआ होगा। अरे नहीं, अब आप उसकी रिलायबिलिटी को चेक करोगे। अब ऑडिटर का स्कोप क्या बोलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने आपको अवेलेबल कराए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है कि इतनी सेल हुई, ये प्रॉफिट हुआ, फलानी डेट पे ये चीज परचेज करी गई, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करो। कहीं कंपनी ने झूठ तो नहीं लिख दिया? कहीं एक्चुअली में कंपनी की सेल हुई है सिर्फ 50 करोड़ की, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में दिखा रही है 80 करोड़ की, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए आप रिलायबिलिटी को चेक करोगे कि क्या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में सही लिखा है। वो कैसे करोगे? आप कंपनी से बोलोगे आपने ट्रांजैक्शन लिखा है कि आपने ये चीज सेल करी, मुझे वाउचर दिखाओ, मुझे इसका बिल दिखाओ, इस पर जीएसटी भरी वो दिखाओ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स टू स्टेटमेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप याद रखिएगा, अपनी बुक में लिख लो आप कि सेकंड पॉइंट में जब हम बात करते हैं ना रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, तो मेन पॉइंट आता है कि कंपनी ने नोट्स टू स्टेटमेंट, जितने नोट्स हैं क्या वो क्लियरली डिफाइन वहां पे डिस्क्लोज करे हुए हैं, तभी जाकर ये कंफर्म हो जाएगा कंपनी जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो सही दे रही है। तो स्कोप के अंदर दो पॉइंट्स इंक्लूड करें। सबसे पहला, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी कवर करना है, लेकिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी किस चीज से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आई है क्या वो रिलायबल है? ये कैसे चेक होगा? उस इंफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए जितने भी एविडेंस डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंटरी डॉक्यूमेंट है, जो सबूत के लिए काम आते हैं, जैसे पाउचर हो गया, बिल हो गया, जीएसटी की रिटर्न हो गई, और उसके अलावा नोट्स टू स्टेटमेंट। एंड थर्ड आता है प्रॉपर डिस्क्लोजर। प्रॉपर डिस्क्लोजर का मतलब, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पी एंड एल का फॉर्मेट है, जो चीज लॉ के हिसाब से जहां पर आनी चाहिए क्या उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन जिन चीजों का डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्या कंपनी ने वो डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया है, लॉ फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपरली डिस्क्लोज कराए। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने बोला हमने तो बैलेंस शीट बना दिया यार, अब उसमें कोई चीज असेट्स में आनी चाहिए थी वो हमने लाइबिलिटीज में लिख दी है, जो लाइबिलिटी में आना चाहिए था, फिर आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज ही नहीं किया।
तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि एक ऑडिटर का स्कोप क्या होता है। 3 पॉइंट लिखकर आते हैं मोस्टली, जो है वो 3 पॉइंट। पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो ऑल एस्पेक्ट्स है उनको वो चेक करेगा। दूसरा आता है रिलायबिलिटी, कि इंफॉर्मेशन जो दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, क्या वो भरोसेमंद इंफॉर्मेशन है, उसके लिए उसे एविडेंटरी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, बाउचर चेक करना है, परचेज बिल, सेल बिल चेक करना है, और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स टू स्टेटमेंट। एंड थर्ड आ जाता है आपका कि जो डिस्क्लोजर किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ किया गया है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किया गया है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ये तो समझ में आ गया कि स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आखिर क्या क्या इंक्लूड होता है, लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप एक कंपनी के अंदर ऑडिट करने गए और कंपनी ने आपसे बोला कि पहले आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, अकाउंटिंग कर लो, फिर ऑडिट करना, क्या ये आपके स्कोप में आएगा? आप बोलोगे सुनिए साहब, ऑडिटर का काम होता है कंपनी के बने हुए अकाउंट्स को चेक करना, ना कि कंपनी के अकाउंट्स को खुद बनाना फिर चेक करना। मेरा काम कंपनी के अकाउंट्स बनाना नहीं है, यह काम आपका है, आप कीजिए इस काम को। यह मेरे स्कोप में नहीं आता है कि मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करूंगा, यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने प्रिपेयर कर दिए उनको मैं आकर चेक करूंगा। मेरे स्कोप के अंदर ऑडिट आता है, अकाउंटिंग नहीं आता है। यही बात देखो यहां पर क्लियरली लिखी हुई है कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन नहीं देखेगा कि भैया कंपनी में मैं बनाने बैठ जाऊं वहां पर डॉक्यूमेंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, नहीं, बने बनाए डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करेगा। और वो ये बोलता है मैं ऑडिट करने के लिए आया हूं। आज आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपकी कंपनी की ऑडिट करता रहूंगा और हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की ऑडिट करूंगा, हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा। ऐसे तो बूढ़े हो जाएंगे भाई, टाइम निकल जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं बन पाएगी। इसलिए हम अपने मेथड्स लगाते हैं ऑडिट करने के लिए और एवरेज में जाकर कुछ चीजों को करते हैं। अगर कंपनी ये चाहती है कि नहीं, एक एक पॉइंट को इंटरनली डीप में जाकर वो ऑडिट करे, तो माफ कीजिएगा, ये ऑडिट नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है। और ऑडिट के स्कोप में इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड नहीं होता। उसका काम यह नहीं है कि वो कंपनी के अंदर जाकर ये देखे कि कंपनी की जो बिल्डिंग है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। भाई साहब, ये काम इंजीनियर का होता है, वो कोई क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं है। तो बच्चों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऑडिट ऑफ स्कोप में क्या इंक्लूड होता है, आप लिखोगे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, आप लिखोगे रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, कि जो इंफॉर्मेशन दी है क्या वो एडिक्वेट, पर्याप्त, इनफ, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, एंड वो रिलायबल, भरोसेमंद है कि नहीं। मुझे उसके बिल्स दिखा दो, नोट्स टू स्टेटमेंट दिखा दो, मैं चेक कर लूंगा इसको। और उसके अलावा जो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, क्या उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है, जिस तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए, जो लॉ बोलता है, क्या उसको देखकर बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए। और क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, उस ऑडिटर का काम नहीं है कि वो कंपनी के अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, नहीं, वो ऑडिट करता है। इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। आ रही है मेरी बात समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया स्कोप ऑफ ऑडिट, लेकिन सर इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिएगा एक कंपनी है प्यारे बच्चों, और कंपनी का नाम है गुड डीड्स लिमिटेड। हम कंपनी के नाम को GDL बोल लेते हैं शॉर्ट में। इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम यह है कि इंदौर के अंदर, यह कंपनी इंदौर के अंदर जो वेस्ट आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास में जो वेस्ट आता है, यह कंपनी उस वेस्ट को ले जाती है, उसकी रिसाइकलिंग करके नए प्रोडक्ट्स बनाती है और उनको बेचती है। तो इससे कंपनी का भी बिजनेस चल रहा है और यह भी बिजनेस चल रहा है इसका कि इंदौर, मतलब बिजनेस भी चल रहा है और एनवायरनमेंट के लिए भी फायदा है। इंदौर के अंदर जो सिटी है वो क्लीन हो रही है।
तो ये एक कंपनी है, जीडीएल नाम की कंपनी है। इसका काम क्या है कि इंदौर के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास में जितना भी वेस्टेज आता है, ये उस वेस्टेज को लेकर रिसाइकलिंग करके प्रोडक्ट्स को बनाती है। अब इस कंपनी की ऑडिट होने का टाइम आ गया, तो ऑडिट के लिए एक फर्म आई इस कंपनी की ऑडिट करने के लिए। फर्म का नाम है जोहा एंड जोहा, ऑडिटर्स की फर्म है ये। जब वो फर्म इस कंपनी की ऑडिट करने लगी तो उसको ये नजर आया, जब ये फर्म उस कंपनी की ऑडिट करने लगी तो उसको ये नजर आया कि यार इस कंपनी को तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक नोटिस दिया हुआ है, और उस नोटिस के अंदर उन्होंने कंपनी से पूछा है कि आप एनवायरमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इस फर्म ने कंपनी से बोला कि भाई मैं आपकी ऑडिट कर रही हूं, मैंने चेक किया कि आपके पास में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नोटिस आया है जिसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, इसका मुझे रीजन बताइए। यहां पर जो कंपनी है उसने बोला कि आप अपने स्कोप से बाहर जा रहे हो, ऑडिटर अपने स्कोप से बाहर जा रहा है, ये आपका काम नहीं है कि हमने उस अथॉरिटी को अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या कंपनी जो बोल रही है कि ये जोहा एंड जोहा जो फर्म है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका काम नहीं है इस चीज को चेक करना, क्या कंपनी सही बोल रही है? जी नहीं। क्यों नहीं सही बोल रही? क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस ही वेस्ट को रिसाइकिल करना है। कंपनी का मेन बिजनेस ही वेस्ट को रिसाइकिल करना है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो नोटिस दिया है वो कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड दिया है, इसलिए ये तो उसके स्कोप में आता ही आता है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। उसने क्योंकि कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट दिए ना उसमें मेंशन नहीं किया, कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से नोटिस आया हुआ है, इसका मतलब उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये तो स्कोप में आता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है? जैसे एक केटी लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसका नोएडा के अंदर एक प्लांट है, वहां पर आग लग गई। आग लगने की वजह से उस प्लांट जो बिल्डिंग है उस प्लांट की, उस बिल्डिंग का नुकसान हुआ। वहां पर जो मशीन्स लगी हुई थी वो जली, जो इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्रीज स्टॉक था वो जल गया। तो कंपनी ने ना इंश्योरेंस करवाया हुआ था, एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, उससे ऑलरेडी जब भी कोई आप कंपनी ओपन करते हो ना तो हर कंपनी अपना इंश्योरेंस करा लेती है। कल को चोरी हो जाए, कल को आग लग जाए तो कुछ पैसा तो मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब केटी लिमिटेड जो कंपनी है उसके नोएडा के प्लांट के अंदर भारी भरकम आग लग गई, उसकी बिल्डिंग खराब हो गई, उसका जो मशीनरी है वो खराब हो गया, इन्वेंट्री खराब हो गई। तो उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम लगाया कि मेरे यहां पर आग लग गई है और मुझे कुछ पैसा दिया जाए। तो क्या होता है, जब भी क्लेम आता है ना इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड रहता है उसका, उसको वो बोलती है कि जाओ और फलानी जगह पे जाके एक्चुअली में सर्वे करके आओ कि क्या सच में वहां पर अ, आग लग गई थी। ऐसा तो नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है, पता क्या होता है, कंपनीज के अंदर स्टॉक पुराना हो गया। अब कंपनीज बोलती है यार ये स्टॉक पुराना हो गया, ये बिकेगा तो है नहीं, तो हमारा नुकसान है, तो क्या करें, तो कंपनी जानबूझ के ना आग लगवा देती है। बहुत बार ऐसा होता है, और आग लगने से फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम डालती है कि हमारे यहाँ पर आग लग गई, अब हमें इंश्योरेंस का पैसा दो। तो इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर को अपॉइंट करके बोलती है कि जाओ तुम चेक करके आओ कि सच में आग लग गई या जानबूझ के लगाई। और अब ये जितना क्लेम मांग रहे हैं कि इतना इतना इनका नुकसान हुआ, क्या एक्चुअली में उतना ही नुकसान हुआ है, या नुकसान तो हुआ है इनका मुश्किल से 2 लाख रुपए का, दिखा रहे हैं 50 लाख रुपए का। तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने भी क्या करा, सर्वेयर को अपॉइंट करा, साथ में अपॉइंट कर दिया एक सीए को। मतलब सर्वेयर का तो काम है ही है सर्वे करना, सीए को भी अपॉइंट कर दिया कि तुम भी चले जाना और तुम भी चेक करना। अब मुझे बताइए, ये सीए जो यहां पर उस केटी लिमिटेड कंपनी के अंदर इस फायर की पूरी चेकिंग करने के लिए आया है, क्या ये ऑडिट का पार्ट है? नहीं सर, ये इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज की चेकिंग करना। तो ये जो सीए आया है ये ऑडिट करने नहीं आया है, ये एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन करने आया है।
स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो हम लोगों ने स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ा, मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अब आपको ये समझ में आएगा कि सर हमारे चैप्टर का नाम जो है ना, अभी तक आप हमें ऑडिट का नेचर पढ़ा रहे थे। इससे पहली वाली क्लास तक आपने हमें ऑडिट का पूरा नेचर पढ़ाया कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो सब पढ़ाया। अब आप पढ़ा रहे हो ऑडिट का स्कोप, आपने पढ़ाया, वो हमें क्लियर हो गया। अब बात आती है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए बच्चे, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं ना, तो ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑडिट के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स बताओ। आप बोलोगे ऑडिट के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यह क्वेश्चन ऑडिट से हटके है, यह क्वेश्चन जीएसटी का है। लेकिन जीएसटी से मतलब मैं एकदम ऐसे डीप डाउन जीएसटी के अंदर नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रामदेव बाबा को छोड़ो, सपोज करो एक रामदेव बाबा को ही उठा लेते हैं, चलो सपोज करो रामदेव बाबा का एक चैरिटेबल रामदेव बाबा का एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज करते हैं हम एक बार के लिए रामदेव बाबा का एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लॉ के हिसाब से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। मतलब लॉ बोलता है कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1288 या 12 के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है, तभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हम मानते हैं कि है। और रामदेव बाबा क्या करते हैं? रामदेव बाबा योगा का एडवांसमेंट करते हैं, मतलब लोगों को योगा सिखाते हैं, लोगों को योगा के लिए प्रवोक करते हैं कि आइए योगा कीजिए, योगा से ही होगा, शरीर अच्छा होगा, फलाना ढिकना ब्ला ब्ला। बहुत अच्छी बात है। इस बात का वो थोड़ा सा पैसा लेते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया हम माफ कर देंगे, क्योंकि हमारा लॉ बोलता है कि अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन योगा का एडवांसमेंट कर रहा है और उसका कुछ पैसा ले रहा है, तो ऐसी सर्विस को, योगा की सर्विस को हम माफ कर देंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्पशन हो जाएगी उसके ऊपर। लेकिन अब है क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रामदेव बाबा का ना, जो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बिल्डिंग है कहीं पे। लेट सपोज कि उसका फरीदाबाद करके एक जगह है, फरीदाबाद में एक बिल्डिंग है। रामदेव बाबा वहां पर लोगों को बोलते हैं कि आइए 7 दिन रहिए आप यहाँ पे। 7 दिन एक आपका शेड्यूल रहेगा। सुबह 4 बजे आपको उठना है, देन योगा करना है, देन उसके बाद सात्विक खाना, उबला हुआ खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है। 7 दिन में आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, हल्का फुल्का फील करोगे और फिर लाइफ को उसी तरह से कंटिन्यू कर लेना। ऐसे उसका पैकेज बनाया हुआ है उन्होंने। रामदेव बाबा का मेन इंटेंशन है लोगों को योगा सिखाना। लेकिन एक बात बताइए, अब अगर मैं आप हम हमारी मॉम को भेजते हैं और वो 7 दिन वहां चली जाएंगी, तो भाई उनको रहने के लिए रूम तो चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। और उसी बिल्डिंग के अंदर वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रूम भी देता है और खाना भी देता है, उसका पैसा अलग से लेता है। मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं कि इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन क्या है? मेन इंटेंशन क्या है? सर इसका मेन इंटेंशन है योगा। लेकिन क्योंकि वो बोल रहा है 7 दिन यहां पे रहो तो ही आपको प्रॉपरली योगा का फायदा हो पाएगा, उसकी वजह से उसकी वजह से रूम देना पड़ रहा है और खाना देना पड़ रहा है। उसका रुपया अलग से ले रहा है, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन उसका रुपया अलग से ले रहा है। लेकिन ये क्लियर है कि हमारा मेन इंटेंशन योगा है भाई, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव योगा है। वो तो योगा को जिस तरीके से हम आपको सर्विस देना चाहते हैं, मजबूरी है कि उसके लिए ये रूम और खाने वाली सर्विस देनी पड़ रही है, ये सेकेंडरी है।
हमारा इंटेंशन है ही नहीं कि हम आपको ये खाना खिलाएं या हम आपको हमारे यहाँ पे रूम में रखें ना। हमारा इंटेंशन है आपको योगा की सर्विस देना। पर उसकी वजह से ये प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, इसके लिए हमको ये वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना पड़ रहा है, मजबूरी बन गई है, करना पड़ रहा है। तो पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है वैसे तो अगर आप किसी को रूम दोगे या खाना दोगे ना, तो ये सर्विस दे रहे हो आप और उसका पैसा ले रहे हो, तो जीएसटी लगेगा। लेकिन यहां पर आपका मेन इंटेंशन योगा है ना, और ये तो सेकेंडरी है, तो हम इसको कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे कि आप मिलाकर दे रहे हो और इसको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये मैंने एग्जांपल जीएसटी का क्यों दिया, क्योंकि मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी कंपनी के अंदर कोई बंदा ऑडिट करने आता है, क्यों आता है? मेन मेन इंटेंशन क्या है? क्या है मेन इंटेंशन? उसका मेन इंटेंशन है कि मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यह बताऊं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं कि नहीं, मैं ये बताऊं। ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी। अब क्वेश्चन आता है कि मैं चाहता तो ये हूं कि मैं ऑडिट रिपोर्ट में ये बताऊं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते। लेकिन मुझे मेरे इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर और फ्रॉड पकड़ने पड़ेंगे। ये मेरा सेकेंडरी है। पता है ऑडिटर क्या बोल रहा है? ऑडिटर ये बोल रहा है यार मैं ना कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर या फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं नहीं जा रहा हूं एरर फ्रॉड पकड़ने। मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। बट मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, ये बताने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते, मजबूरन मुझे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरर और फ्रॉड डिटेक्ट करने पड़ेंगे। ये मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बन गया। मेन इंटेंशन मेरा ये था ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देते कि नहीं देते ये बताना, और मैं ये तभी बता पाऊंगा जब मैं एरर फ्रॉड पकड़, वो मेरा सेकेंडरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास में, क्वेश्चन ये आएगा प्राइमरी क्या है, याद रखिएगा प्राइमरी है ये बताना कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी है एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई, लेकिन सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्या सर मुझे यह बताइए कि जब कोई एक ऑडिटर कंपनी के अंदर ऑडिट करने आता है, तो क्या सर सोसाइटी, क्या सर पब्लिक बड़ी उम्मीदों से, बड़ी उम्मीदों से उसको निहार रही होती है? वो बोलती है कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा जो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देगी, जिससे हमें पता लगेगा कंपनी की हालत क्या है, और फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। क्या इस ऑडिटर की सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे हैं क्या? सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी बन रही है। हाँ सर सोसाइटी के लिए भी जिम्मेदारी बन रही है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो मेन दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो हमने पढ़ लिया। मैं आपसे बोल रहा हूं ऑडिटर का एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी जनरेट होता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट को एट द एंड बेनिफिशियरी कौन है, उस ऑडिट रिपोर्ट का बेनिफिट उठाएगा कौन? मोस्टली तो बाहर की पब्लिक उठाएगी, सोसाइटी उठाएगी। तो उन शेयर होल्डर्स के राइट को वो प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव है उसका, कि मैं ऑडिट रिपोर्ट ऐसी बनाऊंगा वो अवेयर हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि कंपनी में क्या चल रहा है। कंपनी अगर टैक्स की चोरी कर रही है तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा कि ये टैक्स इवेजन कर रहे हैं। गवर्नमेंट, आप एक चीज समझिए, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक को अगर हेल्प करती है डिसाइड करने में कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है पता करने में कंपनी में फ्रॉड क्या है, कहीं वो टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, देखने में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी कैपिटल को जबरदस्ती में रिड्यूस करती हुई चली जा रही है, मतलब कंपनी जो फंड्स हैं कंपनी के उसको कहीं इलीगल यूज में तो नहीं लिया जा रहा है, जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जा रहा है क्या वो एक्चुअल में रिटर्न सही है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा था, ऐसा तो नहीं है जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलना चाहिए था वो सपोज करो 100 रुपए मिलना चाहिए था, जबकि उन्होंने दिया है 60 रुपए।
सोशल ऑब्जेक्टिव बन रहा है उस ऑडिटर का, उसका बन रहा है कि कस्टमर से जो प्राइस चार्ज करी जा रही है क्या वो रीजनेबल है। आप देखिए, आप एक चीज देखिएगा, लॉ में कभी भी ना ये नहीं लिखा जाता कि प्राइस चीप है या बहुत एक्सपेंसिव है, ये नहीं लिखा जाता। लिखा जाता है रीजनेबल है कि नहीं है। मतलब प्रोडक्ट की जितनी औकात है उतनी प्राइस होनी चाहिए, ना महंगा ना सस्ता, जितनी वर्थ है उतनी लो। भाई टाटा नैनो है, नैनो सर्विस अच्छी देती है लेकिन वो 2-3 लाख तक की गाड़ी ठीक लगती है। अब नैनो को आप 50 लाख का फॉर्च्यूनर की प्राइस बना दो तो उतना तो नहीं है ना, क्योंकि उसको रीजनेबल नहीं माना जाएगा। तो ये अगर कंपनी के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है, उसके लग जाती है, डिसेबल हो जाता है या इंजरी हो जाती है, एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऑडिटर के सोशल ऑब्जेक्टिव भी बन रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब आप बोलोगे, बोले सर वो चीज तो सही है आपकी, लेकिन अगर कोई बंदा फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए आ रहा है, फाइनेंशियल ऑडिट, तो उसमें ये सभी चीजें थोड़ी ना आ रही हैं, कुछ कुछ चीजें आ रही हैं। आपकी बात सही है। देखो मैं ना आपको टाइप ऑफ ऑडिट पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी तरह की ऑडिट होती है। एक ऑडिट होती है जो फाइनेंशियल ऑडिट, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है। एक कॉस्ट ऑडिट होती है जहां पर चेक किया जाता है कंपनी की कॉस्ट सही है ना, जानबूझ के बढ़ा तो नहीं दिखा रही है कॉस्ट की, कॉस्ट ज्यादा है, टैक्स बच जाए उसका। एक सेक्रेटरियल ऑडिट होती है जिसको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है, उसका होता है कि कंपनी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हुए थे क्या कंपनी ने टाइम पे फुलफिल किए थे। एक मैनेजमेंट ऑडिट होती है। मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी ऑडिट नहीं है, कंपनी मन करता है तो कराती है, कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है कंपनी के ऊपर। मैनेजमेंट ऑडिट में कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट को चेक किया जाता है। अलग अलग टाइप की ऑडिट होती है। तो यहां पर जो हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं ना, वो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई। ऑडिट के लिए सर अगर हम कुछ और लीगल पॉइंट्स बनाना चाहें, अगर एग्जाम में 7 मार्क का क्वेश्चन आ गया, हमने उसमें लिखा ऑडिट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, और कुछ हमारे पास में पॉइंट्स हो, 6 पॉइंट्स, तो आप लिखकर आ सकते हो। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को देखना, मतलब कहीं कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। ऑडिटर जो है वो प्रोफेशनल केयर और स्किल्स से काम करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करेक्ट अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगा। जब वो कंपनी के अंदर ऑडिट करता है ना, तो ऑडिट करते वक्त काफी सारी चीजों को चेक करता है, और उस और उनको ना अपनी एक डायरी में लिखता रहता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑडिट वर्किंग पेपर, उसे ऑडिट फाइंडिंग भी बोलते हैं, कि ऑडिट करते वक्त क्या क्या चीजें उसे मिली। भाई आप एक चीज बताओ, कल को ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कि कंपनी ने ये फ्रॉड किया। अब अगर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो कंपनी ने फ्रॉड किया, तो क्या गवर्नमेंट आपसे नहीं पूछेगी? क्या गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि भैया आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, क्या सबूत है आपके पास में, प्रूव करो इस बात को कंपनी ने फ्रॉड किया है। और अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपके ऊपर डिफेमेशन, बदनामी का केस लग जाएगा, आपने कंपनी को बदनाम किया। कल को कंपनी बोल दे मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया था, ये ऑडिटर मेरे से रिश्वत मांग रहा था, मैंने मना कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट में जबरदस्ती झूठ लिखा है इसमें। तो जब आप ऑडिट करते हो ना, बहुत सारी चीजों आपको मिलती हैं ऑडिट फाइंडिंग्स, आप उनको संभाल के रखते हो, इवन अगले 10 साल तक संभाल के रखते हो। पढ़ेंगे इसके बारे में हम डिटेल में, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है। तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो इन सब चीजों को चेक करेगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को अच्छे से क्लियर हो गया, स्कोप ऑफ ऑडिट अच्छे से क्लियर हो गया, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट यहां पर मेरे को अच्छे से क्लियर हो गया। यहां तक मेरे को 1% की भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक मेरे को 1% की भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार की बात है प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइएगा प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि ऑडिटर का स्कोप है, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर यार ऑडिटर के कुछ लिमिटेशन भी तो होते होंगे ना। जैसे एक बात बताओ, सपोज करो, सपोज मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि यार 50 कंपनियों की ऑडिट हुई, 50 कंपनियों की ऑडिट हुई, क्या आप ये बोल सकते हो कि सर हर कंपनी की ऑडिट जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो गई?
नहीं, पता है ऑडिट की ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, और उन लिमिटेशंस के आ जाने की वजह से बहुत बार ऑडिट रिपोर्ट करेक्ट नहीं बन पाती, जैसी बननी चाहिए वैसी नहीं बन पाती, वैसी नहीं बन पाती। अब हमें यह पढ़ना है कि आखिर ऑडिट अगर कोई करने जा रहा है, आप जब फ्यूचर में ऑडिट करने के लिए जाओगे तो बहुत बार कुछ लिमिटेशंस आपको दिखाई देंगी कि उसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाओगे, और उसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ ही जाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस के बारे में, और ये लिमिटेशन इनहेरेंट लिमिटेशन है, मतलब ज्यादातर कंपनीज में ऐसा देखने को मिलता ही मिलता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैं आपको ना ये डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करूं पॉइंट वाइज, उससे पहले मैं आप लोगों को एक दूसरी चीज पढ़ाना चाहूंगा जिसको हम आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी ना उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन अभी आपको दूंगा और ये आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको लिमिटेशन पढ़ाऊंगा ना, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको कनेक्ट कर दोगे कि हाँ सर मैं समझ गया, आपने मेरे को प्रैक्टिकल लॉजिक समझा दिया, एक कंपनी के अंदर आकर ऑडिट में क्या क्या लिमिटेशन होती है, आपने प्रैक्टिकली समझा दिया मुझे। तो जब चीजें प्रैक्टिकली समझा दी आपने मेरे को, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए एक बार मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूं। देखिए आपको ना स्क्रीन पर अभी ये एक चार्ट दिखाई दे रहा है। पता है जब कोई ऑडिटर किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाता है, और सपोज करो उसने ऑडिट कर ली, सपोज करो उसने ऑडिट कर ली और अब वो ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है, तो ऑडिट रिपोर्ट ना मोस्टली चार में से कोई एक तरीके की बनती है। ऑडिट रिपोर्ट जब एक ऑडिटर ऑडिट कर लेता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट चार में से कोई एक तरह की होती है। कैसे होती है ध्यान से देखिएगा, या तो वो ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जैसे हम क्लीन रिपोर्ट बोलते हैं। क्लीन रिपोर्ट का मतलब क्या है, या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब ऑडिटर ने कंपनी की ऑडिट करी तो उसे कहीं कोई गलती नजर नहीं आई। जैसे जब ऑडिटर कंपनी के अंदर गया तो उसने कंपनी से कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी के एक्सप्लेनेशन, बाउचर्स, ये सब मांगे, बोले मेरे को ये सब दे दो, मुझे ऑडिट करनी है। कंपनी ने दे दिए, कंपनी ने दे दिए। क्लियर है? कंपनी ने दे दिए। फिर उसने चेक करा कि कंपनी के जो अकाउंट्स कंपनी ने मुझे दिए हैं, क्या उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट, एरर या फ्रॉड है? नहीं है। तो उसने अपनी रिपोर्ट बनाई जिसमें लिखा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देते हैं। ये क्लीन रिपोर्ट है। ये कब देता है? ऐसी रिपोर्ट कब बनाता है ऑडिटर? जब उसे लगता है कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आई। एक क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। वो कब होती है? जब ऑडिटर ये बोलता है कि कंपनी ने मुझे डॉक्यूमेंट्स तो सब दिए, मैंने कंपनी से बोला डॉक्यूमेंट्स दे दो, कंपनी ने मुझे सभी डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन कंपनी के अंदर मिस स्टेटमेंट था। अब मिस स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है मटेरियल, एक होता है परवेसिव। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऐसा मिस स्टेटमेंट जो रेलिवेंट है। मतलब सपोज करो आप कंपनी के अंदर ऑडिट करने गए, आपको लगा कि यार कंपनी के अंदर ना 10 रुपए की गड़बड़ी है, तो क्या वो मटेरियल है? अरे 10 रुपए का तो यार बन गया होगा, कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको लगा यार कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए की गलती है, वो मटेरियल है। मतलब ऐसी गलती जिसका अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ता है, जिससे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है, मटेरियल गलती है। जो लॉजिकल है, अमाउंट बड़ा है, बड़ा अमाउंट है, मटेरियल गलती है। तो परवेसिव का मतलब होता है कि मैं आपसे बोल रहा हूं, सपोज करो कंपनी के टोटल 40 ट्रांजैक्शन हैं जो ऑडिटर ने चेक करे, ऑडिटर ने देखा इसमें से दो ट्रांजैक्शंस में गलती निकली, है ना, दो ट्रांजैक्शन में गलती निकली, बाकी के जो 38 ट्रांजैक्शन है वो तो एकदम एक्यूरेट है। तो क्या आप ये बोलोगे ये परवेसिव है? परवेसिव आपने 11th और 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि जिसका इफेक्ट सब जगह पर आता है, या जो सभी ट्रांजैक्शंस के अंदर गलतियां फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है। इस वाली रिपोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट कब दे रहा है ऑडिटर? ये बोल रहा है मैं कंपनी के अंदर गया,
कंपनी के अंदर जाके मैंने कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को मैंने चेक करा, उनमें मटेरियल गलती थी, मतलब 40 में से 2 ट्रांजैक्शंस में गलती थी और लंबी चौड़ी गलती थी जिसको भूला नहीं जा सकता, अच्छे खासी अमाउंट की गलती थी, मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट वो परवेसिव नहीं है, बाकी के 38 एकदम सही है, ऐसा नहीं है सब के सब ट्रांजैक्शंस गलत हैं। तो उसने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा मटेरियल गलती है, परवेसिव नहीं है, और उसने एक स्टेटमेंट दिया। अब आप सोचो ऑडिटर क्या लिखेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में? क्या वो ये नहीं लिखेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि 40 में से सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस के अंदर गलतियां पाई गई, बाकी के और अदर ट्रांजैक्शंस एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, यही लिखा उसने? या सब्जेक्ट टू या एक्सेप्ट, यहां पर हमने फ्यू मटेरियली मिसस्टेटेड लिखा है, उन दो का आ जाएगा कि फलाना फलाना स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है, गलती है, ऑल अदर आइटम्स जो है वो ट्रू एंड फेयर है। एक इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट बनती है। अच्छा, एक इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट बनती है जिसमें वो बोलता है एडवर्स, अगेंस्ट में, मतलब कंपनी ने मुझे डॉक्यूमेंट्स तो दिए लेकिन उसमें एरर था, मटेरियल भी था, परवेसिव भी था, मतलब लंबा चौड़ा अमाउंट की गलती थी और ऑलमोस्ट सभी ट्रांजैक्शंस में गलती थी। मैं अगेंस्ट में, भैया ये ऑडिट अच्छी, मतलब ये कंपनी का अकाउंट्स अच्छा नहीं है। लेकिन अब आ रही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमें हमारे टॉपिक लिमिटेशन से जोड़ेगी। अब आ रही है कि बंदा कंपनी के अंदर गया, उसने कंपनी से बोला कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दो, कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए। ऑडिटर कंपनी के अंदर गया और कंपनी के अंदर जाकर बोला मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो, कंपनी ने उसे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए, बोले हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ऑडिटर के पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं आई तो वो ऑडिट किसकी करेगा? अगर ऑडिटर के पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख सकता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है? सोचो अगर उसने ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा लिख दिया, सपोज करो 2-3 महीने बाद में कंपनी के स्टेटमेंट्स आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें पता लगता है कि कोई गलती नहीं है, क्या वो ऑडिटर फंस नहीं गया? क्या कंपनी उस पर मानहानि का केस नहीं करेगी, डिफेमेशन का, कि तुम्हारे पास में जब इंफॉर्मेशन थी नहीं, तुमने ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा कैसे कि कंपनी में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? या सपोज करो अगर उसने ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिटर ने ये लिख दिया कि कंपनी में कोई गलती नहीं है, और फिर बाद में कंपनी के जब एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स आए उसमें गलती नजर आई, तो शेयर होल्डर्स उसे पीटेंगे नहीं, पब्लिक बोलेगी नहीं कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें ये लिखना चाहिए था ना कि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तुम्हारे पास में, इसलिए तुम ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बता नहीं पा रहे हो, अपना ओपिनियन नहीं बता पा रहे हो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, उनमें एरर है कि नहीं है, बता ही नहीं पा रहे हो, बोलते ना कि तुम्हारी लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन है ऑडिटर की, कि ऑडिटर कंपनी के अंदर गया, उसने कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उसके सामने प्रेजेंट ही नहीं हुए, क्योंकि उसके सामने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लिख नहीं पाया, और उसने ऑडिट रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर दे दिया। क्या डिस्क्लेमर दिया? कि मेरे पास में इंफॉर्मेशन नहीं आई, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट में मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा कि स्टेटमेंट सही है कंपनी के या गलत है। आ रही है मेरी बात समझ में? यही मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूं, लिमिटेशन। अब देखिएगा, अब आपको क्लियर चीजें समझ में आएंगी। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये बोल रहा है कंपनी के अंदर जब ऑडिटर जाता है और उसे देखने को मिलता है कि कंपनी के अंदर जो लोग हैं, जो कंपनी के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, वो आपस में ही कंफ्यूज्ड हैं इंफॉर्मेशन को लेके। लेट सपोज एक कंपनी है, कंपनी ने एक रूल बनाया, और क्या रूल बनाया कंपनी ने ये रूल बनाया कि हम बहुत सारा मटेरियल परचेज करते हैं, और परचेज डिपार्टमेंट का हमारे यहां पर एक हेड है, बंदा है, मतलब हेड मतलब वो मेन बंदा, लीडर है, मिस्टर एच नाम का। उससे बोला कि सुनो, हम जहां से परचेज करते हैं, मान लो हमने वहां पे 10,000 यूनिट का ऑर्डर दिया, लेकिन परचेज ऑर्डर तो भले ही हमने 10,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स
2 लाख यूनिट्स का दिया, लेकिन हमारे पास में एक्चुअल में यूनिट्स 1000 ही आई। फिजिकली हमारे पास में 1000 यूनिट ही आई है, जिनका हमने पैसा पे किया और जो हमारे पास में आ गई, उसकी क्वालिटी हमने चेक कर ली और वो सही है। तो वो जो मिस्टर एच है, उसने रजिस्टर बनाया हुआ है गुड्स रिसीव का, वो 1000 यूनिट ही लिखेगा इसमें। अरे मेरी बात समझ में, ये बोला है उसने कि हम भले ऑर्डर कितनी भी यूनिट्स का दे दें परचेज का, लेकिन जो एक्चुअली में रिसीव हुई है, रिसीव होने के बाद में हमने उनकी क्वालिटी चेक कर ली और हमने उनको अप्रूव कर दिया है, हमने उन्हें अपनी इन्वेंट्री में रख दिया है, उसी को ही एंट्री मानना है, उसी को ही रिसीव्ड मानना है। और वो मिस्टर एच जो है उसको रिसीव मानता है। लेकिन कंपनी के अंदर एक सीए है, वो भी इन एंट्रियों को कर रहा है अपने हिसाब से। सीएमए है, वो क्योंकि कॉस्ट लग रही है परचेज में, वो भी अपने हिसाब से कर रहा है। पता लग रहा है कि तीनों के जो रिकॉर्ड्स वो आपस में है वो कॉल्यूड हो गए, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, अपोजिट में जा रहे हैं। वो बोल रहा है इतनी यूनिट आई थी, ये बोल रहा है नहीं भाई मैं तो रिसीव्ड वाले सेक्शन में देखता हूं। अब ऑडिटर यहां पर खड़ा है और वो बोल रहा है भाई इंफॉर्मेशन ही कहाँ कौन सी करेक्ट है मेरे को ये उसकी लिमिटेशन नहीं हो गई, वो कैसे ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा बंदा बेचारा। तो ये बोलता है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, या इंफॉर्मेशन अगर उसको दी जा रही है तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो फैब्रिकेट कर दिए, कंपनी ने झूठ इंफॉर्मेशन दे दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी। तो वो लिमिटेशन बन गई बेचारे ऑडिटर की। अब वो कैसे, अब वो क्या लिखेगा ऑडिट रिपोर्ट में और किस टाइप की ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। अब सोचो ना, या तो कंपनी इंफॉर्मेशन दे नहीं रही, या दे रही है तो टाइम पर नहीं दे रही है, या टाइम पर दे रही है तो गलत दे रही है, पता लग रहा है कि छेड़छाड़ करी गई है इसमें। तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा वो डिस्क्लेमर दे देगा, भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कंपनी कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, कंपनी सही से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है अपने। यही तो बोलेगा बेचारा, और क्या बोलेगा। आ रही है मेरी बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि लिमिटेशन एक और है कि देखो वैसे तो ऑडिटर कंपनी के अंदर ऑडिट कर रहा है, पर कंपनी बहुत बड़ी है यार, और वो कंपनी के हर डिपार्टमेंट को डीप डाउन जाके चेक नहीं कर सकता। वो ऑडिट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि टाइमिंग भी होती है। देखो ऑडिटर के पास में ना एक टाइमिंग होती है कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर ऑडिट करके देनी पड़ेगी। इसलिए वो ऑडिटर लोग क्या करते हैं, अपने ना कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। वो बोलते हैं हम कंपनी के हर ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकते, हम अपना एक एक्सपीरियंस, एक मेथड यूज करते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है, वो बोलते हैं कि यार एक चीज चेक कराओ, कंपनी के 10 डिपार्टमेंट हैं, 10 डिपार्टमेंट के अंदर सपोज करो 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो उनमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। यार अब की बार क्यों नए डॉक्यूमेंट बनाना, जब इन 3 डिपार्टमेंट का हर 5 साल में नए डॉक्यूमेंट बनते हैं, ऑडिट फाइंडिंग्स कलेक्ट करी जाती हैं, और कोई चेंज ही नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या ही के लिए अब बनाएं। अगर इस साल कुछ चेंज नजर आ रहा है तो इन डिपार्टमेंट के लिए हम थोड़ा सा कुछ अलग से बनाने की कोशिश करें, अदरवाइज इनको छोड़ के बाकी 7 डिपार्टमेंट पे ध्यान देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो ये भी टाइम जो है वो भी एक लिमिटेशन हो गया। और इसके अलावा फ्यूचर इवेंट्स, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऑडिटर कंपनी के अंदर ऑडिट करने गया और कंपनी बोल रही है कि भैया हमारा धंधा तो चल ही नहीं रहा, अब ये बंद होने वाला है, अब ये बंद होने वाला है, ना हमारी कोई खास सेल हुई है ना कुछ हुई है। उस केस में बेचारा ऑडिटर के पास में कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि वो ऑडिट कर पाए। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत बार ऐसा होता है, ऑडिटर ऑडिट करने जाता है बट वो सही से ऑडिट कर नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस लग जाती हैं उसके ऊपर, जिनका वो बोलता है इसका यार कोई सॉल्यूशन है नहीं, और एट द एंड में सही ऑडिट रिपोर्ट बना नहीं पाऊंगा, या मैं इसमें कोई फाइनल जजमेंट नहीं दे पाऊंगा। मेरे को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन ही बनाना पड़ेगा, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाई, ऑडिट करते वक्त काफी सारी लिमिटेशंस मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गई, इसलिए मैं अपना कोई एक्चुअल जजमेंट नहीं दे पा रहा हूं यहां पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने मेरे को बहुत डीप में ले जाकर पढ़ाया, मेरे को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 1% भी डाउट नहीं है। अब एक चीज बताऊं बच्चों आपको, पता है ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं।
आप समझो स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स बने हुए हैं, प्रिंसिपल्स, उसूल, सिद्धांत, कानून बने हुए हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। उसमें से एक स्टैंडर्ड आता है जिसे बोला जाता है SA 200। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है SA 200, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 220 नंबर का। पता है वो क्या बोलता है? अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना पढ़ा ना, वो सब कुछ SA 200 का पार्ट है। इस चैप्टर का नाम देखो, नेचर, कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी के इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा वो। ये भी SA 200 का ही पार्ट है। ऑडिट का स्कोप, प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी SA 200 का पार्ट है। सॉरी, स्कोप क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये भी SA 200 का पार्ट है। सिग्निफिकेंस पढ़ाऊंगा, वो भी SA 200 का पार्ट है। इसके लिए देखो मैंने ना आपको एक चार्ट भी दिया हुआ है। चार्ट इतना बड़ा है कि वो मैंने दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करके दे दिया है। उसमें बोला गया है कि स्कोप ऑफ ऑडिट, ये भी SA 200 के अंदर लिखा है। SA 200 क्लियरली बोलता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब कंपनी की ऑडिट करने इंडिपेंडेंट बंदा आएगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा, सही तरीके से ऑडिट करेगा, स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के ऑडिट करेगा। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा ना, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिट, ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट पर्सन, क्वालिफिकेशन के फुलफिल जो कर रहा है उसे ऑडिटर बनाया जाएगा, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ये सब कुछ SA 200 का पार्ट है। देखिए SA 200 आखिर क्या बोलता है? SA 200, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने SA 200 के ऊपर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं जो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्न करते हैं। क्या है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी? कि वो जब कंपनी की ऑडिट करेगा तो इंटीग्रिटी के साथ में करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके करेगा, और इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। जो बंदा कंपनी की ऑडिट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो कंपनी के कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं है जगह जगह पर जाकर बोलता रहेगा कंपनी के बारे में। वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं है रोड पे चलते किसी टॉम डिक हैरी को उठा के लिया है कि चलो मेरी ऑडिट करो। वो क्या करेगा? जब ऑडिटर आता है ना, तो ऑडिटर अपनी टीम लेकर आता है। तो सपोज करो आप ऑडिटर हो, आपकी टीम है, आप उसके लीडर हो, तो आपकी टीम के बाकी लोग आपके सबॉर्डिनेट्स हो गए। तो आप उनको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि यार तुम्हें कंपनी के अंदर ये करना है, वो करना है, वो करना है, और मैं तुम्हें सुपरवाइज करता रहूंगा। तो आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनके काम को मॉनिटर चेक करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन, ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन चीजों को, डॉक्यूमेंटेशन को। कि जब कंपनी के अंदर एक बंदा ऑडिट करने के लिए आता है, तो पता है कंपनी, एक कंपनी है और मान लीजिए आप हैं मिस्टर एक्स या मिस एक्स, ठीक है। कंपनी ने आपसे बोला कि आप आइए, हमने आपका बहुत नाम सुना है, आपकी फर्म का बहुत नाम सुना है, आप बहुत अच्छे से ऑडिट करते हैं, आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है, आप हमारी कंपनी की ऑडिट करिए। क्या कंपनी ऐसे मुंह जवानी बरवली बोलती होगी? कंपनी ना ऑफर देती है, उसको बोला जाता है ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर, उसे बोला जाता है ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर। तो पहले, सबसे पहले कंपनी ऑफर देती है ऑडिटर को कि आप आइए हमारी कंपनी में ऑडिट कीजिए। ऑफर के अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इतने टाइम में ऑडिट करनी है, ये काम है आपका। फिर आप उस ऑफर को पढ़ते हो, अगर आपको उस ऑफर को अच्छा लगता है तो फिर आप राइटिंग में रिप्लाई देते हो सकता है ऑफर की कुछ कंडीशन चेंज करवाओ या उन्हीं के अंदर ही आप अपना रिप्लाई दे दो। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में आप ना अपनी टीम के साथ में बैठ के प्लानिंग करते हो कि जब मैं कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाऊंगा तो कैसे ऑडिट करूंगा। चेकलिस्ट बना लो, क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या क्या चीजें चेक करनी है पहले, फिर आप उसकी पूरी चेकलिस्ट बनाते हो। फिर उसके बाद में आप कंपनी के अंदर जाकर जब एक एक
डिपार्टमेंट को फिजिकली इंस्पेक्ट करते हो तो आपके हाथ में एक डायरी और पेन होता है, और जो चीज आपको दिखती है ना वो आप लिख लेते हो, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आज के दिन आपने फिजिकल इंस्पेक्शन किया परचेज डिपार्टमेंट का, कुछ चीजें नजर आई, लेकिन आज से 10 दिन बाद जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे आप भूल जाओगे। इसीलिए जैसे आप क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हो ना, ऑडिटर भी फिजिकल इंस्पेक्शन करते वक्त ऑडिट नोट्स बनाता है। पता है ये सब चीजें ना कंपनी उस ऑडिटर को एक फाइल बनानी पड़ती है। कोई भी ऑडिटर जब कंपनी की ऑडिट करने जाता है उसे एक फाइल बनाना जरूरी होता है, ऑडिट फाइल। और उस ऑडिट फाइल के अंदर उसे सभी डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने पड़ते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सब डॉक्यूमेंट्स। जब कंपनी ने उसे ऑफर दिया वहां से जब वो ऑडिट रिपोर्ट देगा उस बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स, ये एंगेजमेंट ऑफर, उसने राइटिंग में रिप्लाई दिया, कंपनी और उसके बीच में ईमेल से अगर कोई बात हुई वो चेक करते वक्त जो वर्किंग पेपर्स नोट्स बना, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट टिल द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सभी चीजें उसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखनी पड़ती हैं, उसे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ये ऐसे 200 भी बोलता है इस बात को। जब कोई ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो ऐसे नहीं मोट के आ गया कि आज ऑडिट करूंगा, प्रॉपर प्लानिंग होती है भाई। आज सपोज करो ना यार, मेरे को एक बात बताओ, आज मेरे को एक बात बताओ, आप ऑडिटर बन गए, मेरे को एक बात बताओ, आप ऑडिटर बन गए, आपको एयरटेल कंपनी के ऑडिट करने का काम मिला, आपको रेमंड्स कंपनी की ऑडिट करने का काम मिला, और आपको महिंद्रा कंपनी की ऑडिट करने का काम मिला। आपको लगता है इन तीनों की ऑडिट आप ऐसे ही आराम से सेम तरीके से कर लोगे? भाई साहब एयरटेल काम करती है टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जब ऑडिट करने जाओगे ना उससे पहले आप कंपनी के बारे में जानोगे, और उसके अलावा आप जानोगे कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री की क्या कुछ डिसाइडेड प्रिंसिपल्स फैक्टर्स है कि भैया हमारी इंडस्ट्री की अगर किसी कंपनी की ऑडिट करो ना, इन चीजों को जरूर देख लेना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां पर कंपनी फ्रॉड कर सकती है, आपको पागल बना सकती है, घुमा देगी कंपनी, सही इंफॉर्मेशन नहीं देगी। पहले से अवेयर होना पड़ेगा आपको, आपको चेक करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्या उसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है क्या, कि ऑडिट करते वक्त ये लॉ फुलफिल करना पड़ेगा। रेमंड्स काम करती है कपड़े की फील्ड में, महिंद्रा काम करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। प्लानिंग करनी पड़ती है बाबूजी, प्लानिंग। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर एविडेंस। मैंने बोला था ना आपको, आपने ऑडिट रिपोर्ट बना दी, ऑडिट रिपोर्ट में आपने लिख दिया कि कंपनी ने फ्रॉड किया, सच में किया, सच में किया कंपनी ने, मना नहीं कर रहा हूं, आप सच बोल रहे हो, कंपनी ने सच में फ्रॉड किया था, आपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया फ्रॉड किया। लेकिन एक बात बताओ, आपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कंपनी ने फ्रॉड किया, कंपनी की शेयर प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पे नीचे चली गई, बदनामी हो गई यार। आज आप टाटा कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो और आप ये लिख दो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड किया है, क्या मार्केट पे उसकी शेयर प्राइस गिरेगी? नहीं किया यार, यार लोग परेशान हो जाएंगे, गिरेगी उसकी शेयर प्राइस। आपने लिख दिया ऑडिट रिपोर्ट में, कंपनी को गुस्सा आ गया, कंपनी ने आपके ऊपर केस कर दिया मानहानि का, डिफेमेशन का, कंपनी ने बोला 400 करोड़ रुपए लेंगे। अब आपको अथॉरिटी बोल रही है कि तुमने कैसे लिखा कि कंपनी ने फ्रॉड किया, प्रूव करो। आप बोले कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, तो कंपनी ने तो डॉक्यूमेंट्स बदल दिए भाई, बॉलीवुड मूवीज नहीं देखते क्या? कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स बदल दिए, कंपनी को पता था कहां फ्रॉड है, वो कन्वर्जन कर दिया कंपनी ने। वहां पर पता है क्या काम आएगा? वहां पर काम आएगा वो ऑडिट फाइल जो अभी आपने बनाई थी, जिसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स अभी आपने रखे थे, उसमें आपने कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना उसकी कॉपी भी रखी थी, और आप बोलोगे मैंने ना जैसे ही मेरे को ये फ्रॉड नजर आया था मैंने ये बात कंपनी को भी बताई थी, और हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जब भी किसी ऑडिटर को ये पता लगता है ना कंपनी में फ्रॉड है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताता है, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताता है, कुछ सिचुएशन होती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, ये सब मैंने बताया था, ये देखो ये मेरे पास सबूत है। उस सबूत होना बहुत जरूरी है भाई, फंस जाओगे। अच्छा ऑडिट एविडेंस सिर्फ इसलिए भी नहीं होना जरूरी, एक तो हो गया सबूत आपके कि आपके ऊपर डिफेमेशन हो जाए, एक इसलिए भी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है
कि आज आप ऑडिट करके चले गए, कल को कोई नया ऑडिटर आएगा, उसके लिए एक बेस बन गया, वो बोलेगा यार पहले कैसे ऑडिट करिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये सब ऐसे 200 के अंदर लिखा हुआ है कि ऑडिटर आएगा, इंडिपेंडेंट बंदा होगा, क्वालिफिकेशन पोजेस करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऑडिट करेगा, ऑडिट का ऑफर, उसे एंगेजमेंट ऑफर देना पड़ेगा, फिर वो राइटिंग में रिप्लाई देगा। ये सब कुछ ऐसे 200 के अंदर, वो कंपनी के अंदर जब आएगा तो प्रॉपर चेक करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया है कि नहीं किया, उसके बाद में फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा। और इसको मैंने ये चार्ट फॉर्म में भी यहां पर बताया हुआ है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मुझे 100% तरीके से आपकी बात समझ में आ गई, और अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए। मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स एक बार आप लोग यहां तक इसको रिवाइज करो जितना हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर वेरी मच।